नमस्कार साथियों, डायमंड लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर हमने हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में पढ़ा था और आज की वीडियो में हम नेक्स्ट हमारी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे जो कि है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर थोड़ा सा चर्चा किया था कि जो पीयूष ग्रंथि होती है ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि के साथ में जुड़ी हुई होती है और उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे ही मौजूद होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सपोज करो कि ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि का पोर्शन है तो उससे जस्ट नीचे ही हमारी पीयूष ग्रंथि मौजूद होती है और जिस चीज़ से ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि के साथ में जुड़ी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है, ये एक बहुत ही छोटी सी आप एक पाइप की तरह मान लो जिससे हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होने वाले जो हार्मोन हैं वो कहाँ पर आते हैं, पीयूष ग्रंथि के पास में आते हैं और फिर उनको आगे आदेश देते हैं। फिर इस पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स निकलते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, तो साथियों जो पीयूष ग्रंथि है इसका अगर हम हमारे शरीर के अंदर व्यास देखते हैं तो इसका जो व्यास है वो लगभग जो है 1 से 2 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, और अगर हम इसके वजन की बात करते हैं तो इसका जो है वजन वो सिर्फ और सिर्फ मात्र 0.5 ग्राम ही होता है। इतनी छोटी सी ग्रंथि है ये, लेकिन इतनी काम में आती है और इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और हाइपोथैलेमस को मैंने बताया था उसको हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का नाम देते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये जो पीयूष ग्रंथि है ये इसके साथ में हाइपोथैलेमस के साथ में जुड़ी होती है और इसकी 2 डिविजन्स या 2 पालियां हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जिसमें जो पहली पाली होती है उसको हम लोग बोलते हैं अग्रपाली, एडिनोहाइपोफाइसिस, या फिर अग्रपाली के अनुसार देखें तो इसको बोला जाएगा एंटीरियर लोब। ठीक है, एंटीरियर यानी कि अग्र, लोब यानी कि पाली। और दूसरी हो जाएगी हमारे पास में पश्चपाली यानी कि पोस्टीरियर लोब और दूसरा नाम इसका है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, अब इनके आगे दोनों के 3 हिस्से होते हैं जिसमें सबसे पहले अग्रपाली के हैं पारस ट्यूबुलरिस, पारस इंटरमीडिया और पारस डिस्टालिस। ठीक है, इसी तरीके से पश्चपाली के यानी कि पोस्टीरियर लोब के भी 3 हिस्से हैं, पारस नर्वोसा, मध्या इमिनेंस, ठीक है, यानी कि मीडियन इमिनेंस, और पीयूष व्रंत जिसको हम लोग ये इनफंडिबुलम का ही नाम दे देते हैं। तो ये हमारी पश्चपाली के अंदर ही एक हिस्सा इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो ये इन दोनों पालियों के बारे में है और इस तरीके से कुछ इसकी जो है संरचना आपको नज़र आती है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये पारस हमारा इंटरमीडिया है। पारस ट्यूबुलरिस की अगर सबसे पहले हम इसकी बात करें तो पारस जो ट्यूबुलरिस होता है ये इसके इस तरीके से जितना ऐसा मैंने यहाँ पर दिखा रखा है तो इसमें चारों ओर जो है ये इसके ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, अग्रपाली जो है ये इस पूरी पीयूष ग्रंथि का लगभग 75% हिस्सा 75% हिस्सा जो है वो कवर करती है और पोस्टीरियर लोब यानी कि पश्चपाली ये सिर्फ 25% होती है पूरी पीयूष ग्रंथि का। ठीक है, समझ में आया? चलो, उसके बाद में पारस ट्यूबुलरिस है, इस हिस्से से कोई भी हार्मोन स्रावित नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में पारस इंटरमीडिया है, तो पारस इंटरमीडिया से जो है एक हार्मोन स्रावित होता है और ये इन दोनों पालियों को क्या करता है, हम डिवाइड का नाम भी दे सकते हैं और एट द सेम टाइम इन दोनों को एक जोड़ने का काम भी करता है कि इधर वाली साइड इसकी अग्रपाली है और दूसरी साइड इसकी पश्चपाली है। ठीक है, पारस डिस्टालिस जो है
इससे फिर हमारे जो हैं कुछ 5-6 हार्मोन जो हैं वो स्रावित होते हैं। तो इन हार्मोन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पारस नर्वोसा, मध्य इम्यूनस और पीयूषवृंत जो हैं तो इनसे भी कंबाइंड जो हैं लगभग कुछ आपको 4-5 हार्मोन जो हैं वो मिल जाएंगे। तो कौन कौन से हार्मोन्स होंगे, किस किस जगह से वो स्रावित होंगे, तो वो हमने सारा डिटेल में देखना है। तो स्टार्ट करते हैं कि अग्रपाली के द्वारा कौन कौन से प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। सबसे पहला हार्मोन है STH, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, हिंदी में भी इसको ऐसे ही सोमैटोट्रोपिक लिखा जाता है, या फिर इसको GH, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ यानी कि वृद्धि, तो वृद्धि हार्मोन बोल देते हैं। तो एक ही नाम है STH या GH, ये दोनों नाम से ही इसको बुलाया जाता है। ठीक है, तो अब नाम में वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि है, तो इसका मतलब ये हार्मोन क्या करेगा, ये हार्मोन हमारे शरीर में हमारी जो एक ओवरऑल ग्रोथ होती है, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा, बढ़ोतरी करेगा। ओके, तो ये हार्मोन हमारे कैसे कैसे काम करता है, हमारे शरीर में जितनी भी हमारी अस्थियां या हमारी मांसपेशियां हैं तो ये उनके विकास में हमारी मदद करता है। तो हम जन्म से छोटे से लेकर बड़े होते रहते हैं, तो हमारी अस्थियों का, हड्डियों का, बोन्स का और हमारी मसल्स का, मांसपेशियों का जो विकास होता है तो वो होता है इसी ग्रोथ हार्मोन के कारण। ठीक है, दूसरा, ये वसा के विघटन को यानी कि फैट का जो मेटाबॉलिज्म होता है और उसका उपयोग, उसका यूज़, उसको प्रेरित करता है। तो हम शरीर में हमारे वसा को अच्छे से क्या कर सकते हैं, अच्छे से क्या कर पाते हैं, उसको यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तीसरा है दुग्ध स्राव को उद्दीपित करता है, यानी कि लैक्टेशन जो होती है, ठीक है, दूध का जो स्रावन है लेडीज़ में, ये उसको भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा हमारे लिवर यकृत के अंदर ये अमीनो अम्लों से, ठीक है, अमाइनो एसिड से, यानी कि ग्लूकोज का संश्लेषण भी करवाता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, संश्लेषण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ग्लूकोज से लिया गया है, नियो का मतलब होता है निर्माण करना, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज का संश्लेषण हो रहा है ना, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, तो ग्लूकोनियो और जेनेसिस, तो प्रोसेस के लिए हम लोग जेनेसिस वर्ड यूज़ कर लेते हैं, इससे बनता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके अलावा फिर ग्लूकोज के बनने के बाद ग्लूकोज से फिर आगे ग्लाइकोजन भी बनता है, तो उसका भी संश्लेषण इसी हार्मोन के द्वारा होता है, और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। तो वो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ये ग्लाइकोजेनेसिस है। तो ये दोनों जो हैं क्रियाएं ये अलग अलग हैं और कंफ्यूज भी करती हैं, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपको ध्यान से इसको लर्न करना है। ठीक है, दूसरा कौन सा हार्मोन है देखते हैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में। तो अभी हमने देखा कि ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन जो है वो हमारे शरीर में किस तरीके से अलग अलग तरीक़ों से हमारी ग्रोथ जो है वो पूरी करवाता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि क्या होगा अगर ये वृद्धि हार्मोन इंसानों के अंदर या तो कम मात्रा के अंदर स्रावित हो या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ही स्रावित होने लग जाए, तो उससे भी हमारे शरीर में जो है वो बीमारी लग सकती है, रोग लग सकते हैं। तो अगर वृद्धि हार्मोन के कम या अधिक स्रावन के कारण कौन कौन से रोग लग सकते हैं, सबसे पहले तो है देखो बौनापन, यानी कि ड्वार्फिज्म। अब बौने लोग आपको पता है कौन से होते हैं, जिनकी जो हाइट है, लंबाई है, वो बहुत छोटी रह जाती है। तो उसका एक कारण होता है कि उनके शरीर के अंदर ये ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन है, उसका स्रावन जो है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर नहीं हुआ है। ठीक है, जिसके कारण उनकी हड्डियाँ, उनकी मांसपेशियाँ बढ़ ही नहीं पाती हैं, तो वो लोग छोटे रह जाते हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे दुनिया के अंदर बहुत सारे, ठीक है, आपने जो है बहुत सारी मूवीज़ के अंदर या गेम ऑफ थ्रोन्स हैं, बचपन में आपने विकराल और गब्राल वाला जो है वो शो देखा होगा, है ना, तो उसके अंदर वो छोटे वाला होता है। तो इस प्रकार के लोग जो हैं वो शिकार होते हैं बेचारे। ठीक है, लेकिन वहीं अगर ज़रूरत से ज़्यादा शरीर में ये स्रावित होने लग जाए तो इसका मतलब है कि वो आदमी तो बिल्कुल ही लंबा चला जाता है। तो आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके नाम जो हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं कि ये दुनिया के सबसे लंबे इंसान हैं, 7 फुट, 8 फुट, 9, 10 फुट तक भी इंसान जो हैं वो रहे हैं।
तो उनके अंदर जो है ये ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा के अंदर जो है रिलीज होता है, तो उसको बोला जाता है सिचुएशन को महाकायता यानी कि जाइगेंटिज्म। ठीक है, जाइगेंट इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है कि बहुत बड़े साइज का। ठीक है, तो उसको फिर जाइगेंटिज्म बोला जाता है, महाकायता। तीसरी बीमारी हो सकती है अग्रातिकायता, जिसको बोलते हैं एक्रोमीगैली। अब इस बीमारी के अंदर क्या होगा, इस बीमारी में जब कोई भी इंसान है तो वो जब जवान होता है, ठीक है, एडल्ट स्टेज में आता है, तो उसकी जो ये फेस की, शरीर की, जो मुंह की उसकी हड्डियां हैं, तो ये वाली हड्डियां जो हैं वो ज़रूरत से क्या हो जाती हैं, ज़्यादा लंबाई में बढ़ जाती हैं। ठीक है, और नीचे वाली जो है हमारी ये ठुड्डी है, तो इसकी हड्डियां भी ऐसे चौड़ी हो जाती हैं। तो मतलब उसके जो मुंह की हड्डियां हैं ज़्यादातर वो एकदम से बेढंग प्रकार की हो जाती हैं, तो एकदम जो शक्ल है और अंदर को धंस जाती हैं यहाँ से वो हड्डियाँ, तो लंबी अंदर को धसी हुई चौड़ी, इस प्रकार का जो उसका फेस है वो बन जाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं एक्रोमीगैली। ठीक है, उसके बाद में लास्ट है सीमेंट्स रोग। तो इस बीमारी के अंदर क्या होता है, इस बीमारी में जो है लोगों के अंदर इसके ज़्यादा श्रावण होने के कारण से एक तो हाइट लंबी हो जाती है, जैसे हमने पढ़ा है। ठीक है, दूसरा कि उनके जो कशुरेकु हैं, ठीक है, जो उनका मेरुदंड है, तो वो क्या हो जाता है, वो वहाँ की कोशिकाएं जो है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, तो इंसान जो है वो क्या हो जाता है, कुबड़ा होने लग जाता है। ठीक है, तो कुबड़ापन जो है मेन इस डिजीज़ के कारण आता है। ठीक है, तो ये पहला हार्मोन था वृद्धि हार्मोन। उस हार्मोन के कारण होने वाले रोग हमने देख लिए। अब अग्रपाली से निकलने वाला, रिलीज होने वाला दूसरा हार्मोन वो होता है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, GH। ठीक है, तो हमारे जो गोनाड्स होते हैं, गोनाड्स हम किनको बोलते हैं, गोनाड्स हमारे होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि हमारे जननांग। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हार्मोन होगा ये हमारे क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर जाकर कोई ना कोई अपना असर दिखाएगा। तो ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो हैं ये आगे दो प्रकार के जो हैं वो रिलीज होते हैं। सबसे पहला जो हार्मोन है वो होता है FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हिंदी में बात कहें तो इसको बोला जाएगा पुटिका प्रेरक हार्मोन। ठीक है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर अपना अलग अलग काम करता है। कैसे, फीमेल्स के अंदर, मादा के अंदर ये पुटिकाओं की यानी कि फॉलिकल्स की जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उसको करवाता है। ठीक है, अगर आपको जो है प्रजनन तंत्र के बारे में थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा कि मादा जनन तंत्र के अंदर जो है सबसे पहले पुटिकाएं बनती हैं, फॉलिकल्स बनते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में जो है फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है और उसके बाद में जो है फिर एक पूरा का पूरा एग डेवलप होता है। ठीक है, तो उस दौरान जो फॉलिकल्स हैं, पुटिकाएं हैं, तो उनका जो ग्रोथ है, उनका जितना भी जो है उनका कंट्रोल है सारा का सारा, वो इस हार्मोन के द्वारा प्रेरित किया जाता है। ठीक है, और यही हार्मोन मेल्स के अंदर जो है, नर के अंदर क्या काम करता है, नर के अंदर ये हार्मोन जो है वो जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म्स, तो उनकी फॉर्मेशन में, उनके निर्माण में ये सहायता करता है। ठीक है, अब फीमेल है, फीमेल के अंदर एग के लिए काम करेगा, तो मेल के अंदर फिर ये स्पर्म के लिए, शुक्राणु के लिए काम करेगा। ठीक है, ये इसका FSH का काम होता है। दूसरे नंबर पर जो इसमें आता है वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, LH बोलते हैं इसको। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये उसी तरीके से नर और मादा के अंदर अलग अलग काम करेगा। मादा के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है, उनके अंदर ये जो फॉलिकल्स बनते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन पुटिका बनती है, और उसके बाद में जो ओव्यूलेशन होता है, ठीक है,
ओवुलेशन का मतलब है कि जो एग बनता है, अंडज बनता है, तो उसकी रिलीज होती है। तो इन सब प्रोसेसेस के अंदर, क्रियाओं के अंदर ये फीमेल में हेल्प करेगा, ठीक है, एफएसएच के साथ में मिलकर। और मेल के अंदर ये क्या करेगा, मेल के अंदर ये नर हार्मोन जो होते हैं एंड्रोजन, ठीक है, तो एंड्रोजन का ये निर्माण करता है और उसको रिलीज करवाता है नर के अंदर, ठीक है। 2 प्रकार के ये गोनेडोट्रोफिक हार्मोन जो हैं वो हमारे शरीर में मिलते हैं। समझ में आया? चलिए, तीसरा हार्मोन जो है अग्रपाली से निकलने वाला वो है थायराइड उत्तेजक हार्मोन, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो नाम से आपको क्लियर हुआ होगा ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर थायराइड से निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं, जिसमें थायरोक्सिन जो है वो मेन होता है, तो उनके स्रावन को, उनके कामकाज को ये संभालता है, ठीक है। प्राप्त मात्रा के अंदर हमारे शरीर में थायराइड जो है ग्रंथि काम करती रहे, तो उस ग्रंथि के ऊपर जाकर काम करते हैं ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो उत्तेजित करेगा, ये उत्तेजित करेगा किसको, थायराइड ग्रंथि को, ठीक है। हम पीयूष ग्रंथि की बात कर रहे हैं ना, तो पीयूष ग्रंथि के अंदर से निकलने वाला ये हार्मोन थायराइड को उत्तेजित करेगा, फिर जाकर थायराइड जो है वो थायरोक्सिन वगैरह हार्मोन को रिलीज करती है। समझ में आई बात? चलिए, उसके बाद में चौथा है एड्रीनोकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। तो ये वाला जो हार्मोन होता है ये किस काम में आता है, ये हार्मोन जो होता है, ये वाला जो हार्मोन है ये हमारे अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है, तो उसके ऊपर मिलने वाली जो ग्लैंड होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं, तो उनका ऊपर जाकर अपना काम करता है और उनसे फिर आगे हार्मोन को स्रावन कराने का काम करता है, ठीक है। पांचवा है लैक्टोजेनिक ट्रोपिक, यानी कि लैक्टोजन ट्रोपिक हार्मोन, और या फिर इसका दूसरा नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। तो ये हार्मोन जो है ये मादाओं के अंदर निकलेगा, और कब ये निकलता है, सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे जब जो है लैक्टेशन की, यानी कि दुग्ध के जनन की बारी आती है, ठीक है, दुग्ध ग्रंथियों से जो है उसका दुग्ध का स्रावन होना होता है, तब ये जो है हार्मोन काम में आता है। छठा हार्मोन जो है वो है मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन, यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो हमारे शरीर में ये मेलानिन नाम का पदार्थ जो है वो बनता है, तो उसके बनने के लिए ये हार्मोन ज़रूरी है। और ये मेलानिन क्या करता है, ये हमारे शरीर का जो रंग होता है उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। धूप में अगर आप मान लो खड़े रहोगे तो आपका शरीर काला हो जाएगा, तो तब काला क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर मेलानिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मेलानिन जो है वो क्या करता है, वो हमारे जो अंदर के आंतरिक जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, तो यूवी लाइट से, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट से, धूप में जो होती है उससे हमें बचाता है। तो जो स्किन का कैंसर होता है, त्वचा का कैंसर, उससे ये बचाता है, ठीक है। तो ये इसका मेलानिन का काम होता है। तो ये जो है 6 हार्मोन वो अग्रपाली से एंटीरियर लोब से निकलते हैं, पश्चपाली से यानी कि पोस्टीरियर लोब से, यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस से निकलने वाले जो हार्मोन हैं उसमें सबसे पहला है वैसोप्रेसिन, या इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, ठीक है, ये बोल देते हैं। तो इसका काम क्या होता है, इस हार्मोन को हम लोग एक तरीके से जो है एमरजेंसी तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा कम है, ठीक है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हमारी किडनियों से ये पानी का जो रीएब्जॉर्प्शन है, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन मतलब दोबारा से हमारे बॉडी के अंदर पानी का जो सोखन होना होता है, तो वो इस हार्मोन की वजह से ही हो पाता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में पानी की कमी ये नहीं होने देता है, तो उस चीज़ से हमें बचाता है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी मादा के अंदर जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज़ होता है। तो जो है चाइल्ड बर्थ होता है या लेबर होता है, तो उस दौरान जो मादा की मांसपेशियां हैं, ठीक है, जनन अंग के पास में, तो वो मांसपेशियों को जो है रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो इजी लेबरिंग में जो है, इजी चाइल्ड बर्थ के अंदर ये हार्मोन जो है वो सहायता करता है,
ठीक है। तो आई होप आपको पीयूष ग्रंथि, उसकी संरचना, उसके द्वारा निकलने वाले हार्मोन, सारी चीज़ आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आई होगी। ये डिटेल जो है वो आपको हिंदी मीडियम में तो लगभग आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अगली अपनी नई ग्रंथि के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।